एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और ये आपका डे 6 है जहां पे हम रिवाइज करेंगे आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका आज हम करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन। ओके, सिर्फ एक सेशन में पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से। तो देखो, ह्यूमन सबको पता है क्या है। हेल्थ क्या होती है हमारी, फिजिकल, मेंटल, सोशली अगर हम फिट है तो उसे हम बोल सकते हैं कि हाँ एक पर्सन हेल्दी है। सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है हेल्थ। हेल्थ बहुत सारे फैक्टर्स को देख के हम बोल सकते हैं कि कोई पर्सन हेल्दी है। अगर डिप्रेशन में है, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है, तो वो पर्सन हेल्दी नहीं है। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं डिजीजेस की। तो डिजीजेस देखो दो तरीके की होती है, एक होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज वो जो इजीली आपका ट्रांसमिट हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ओके, इन्फेक्शन है वो किसी पैथोजन के थ्रू हो रही है। और नॉन इन्फेक्शियस ऐसी डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती, उनका कोई पैथोजन नहीं होता है। ओके, तो नॉन इन्फेक्शियस के लिए आप कैंसर ले सकते हो और इन्फेक्शियस डिजीज में आपके बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिजीज, वायरल, प्रोटोजोन, फंजाई, हेलमिंथीज, इन सबसे कॉज होने वाली डिजीज, ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज है। अब एक वर्ड आता है पैथोजन। तो पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन। ओके, बहुत सिंपल सा नाम है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर पैथोजन। अब देखो, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, फायरल डिजीज, फंगस डिजीज या बोल सकते हो फंगल या फंगस, और हेलमेंथिक डिजीज, ये सारी डिजीजेस आपको अलग अलग तरीके से इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती है, अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसको समराइज फॉर्म में इस टेबल में रख लेते हैं। ये टेबल आपके सारे ही लाइक एक मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो अगर ये टेबल आपने एक बार अच्छी तरीके से समझ ली तो। ओके, और कोई भी डिजीज पर आप भूलोगे नहीं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टाइफॉइड की। तो देखो, टाइफॉइड एक ऐसी डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से होती है। ये सिंगुलर फॉर्म है बैक्टीरियम। ओके, सिंगुलर फॉर्म में हम उसे बैक्टीरियम बोलते हैं और प्लूरल में हम बैक्टीरिया बोलते हैं। तो टाइफॉइड किससे होती है, बैक्टीरिया से, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है। और कौन से बैक्टीरिया से, जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ओके, तो देखो टाइफी से आप याद कर सकते हो टाइफॉइड। अगर ये आपका एग्जाम में आ जाता है एमसीक्यूज में, तो ये तो कभी भी गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइफॉइड इतनी इजी सैल्मोनेला टाइफी से कॉज होती है। क्या करती है, यहाँ पे आपको फीवर देखने के लिए मिलता है एंड एब्डोमिनल पेन देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इफेक्टेड देखने को मिलती है, उसमें इफेक्ट देखने को मिलता है। होती किससे है, ये आपकी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर वाटर से, यानी कि आपका फूड बॉर्न डिजीज है। ओके, फूड बॉर्न या फिर वाटर बॉर्न डिजीज है। ओके, और दूसरी चीज जहाँ पे विडाल टेस्ट, WIDAL, विडाल टेस्ट हम इसके लिए करते हैं, और ये ट्रांसमिट किसने करी थी, मैरी मेलन ने। ओके, तो ये चीज आप ये 2 पॉइंट्स और इसमें ऐड कर लीजिएगा इस टेबल में, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ सेकेंड डिजीज इज निमोनिया। निमोनिया भी बैक्टीरिया से कॉज होती है, और कौन से बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। देखो, निमोनिया का निमोनी हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और दूसरा कौन सा है आपका, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। यहाँ पे क्या होता है, जो एल्विलाई होती है आपके लंग्स के अंदर, जो एल्विलाई होती है उसमें म्यूकस फिल्डअप हो जाता है, लिम्फ फिल्डअप हो जाता है, इसकी वजह से निमोनिया कॉज होता है। और ये ट्रांसमिट होती है एयरसोल से। एयरसोल्स मतलब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के एयरसोल्स आएंगे तो निमोनिया कॉज हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, पैथोजन कौन है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वो है आपका बैक्टीरियम। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, थर्ड वन, कॉमन कोल्ड। ये कॉमन कोल्ड जो इतना ज्यादा सुना हुआ है आपने, आपको कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कॉमन कोल्ड ऑब्वियसली। ये किससे होता है, वायरस से। और कौन से वायरस से, राइनो वायरस। कभी आपने राइनोसॉरस का हॉर्न देखा है, राइट, तो वही वाला राइनोसोरस उसके नोज पे होता है ना ऊपर की तरफ। तो इससे याद करना कि जो कॉमन कोल्ड है, क्योंकि उसमें कफ होता है, नेजल कॉन्जैक्शन होता है, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, तो उससे याद कर लेना राइनोसोरस के राइनो से ये राइनो वायरस कॉज करवाता है। यहाँ पे आपको नेजल कॉन्जैक्शन, इसके सिम्टम्स तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बच्चों को ऑलरेडी याद होते हैं। कफ, एक्सेसिव नेजल सिक्रीशन, मतलब बहुत ज्यादा ही सिक्रीशन होगा नेजल ग्लैंड से। ओके, एंड यहाँ पे ट्रांसमिशन किससे होता है, एयरसोल से, हम सब जानते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज मलेरिया। अब मलेरिया में यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा रहता है दिमाग में एग्जैक्टली पैथोजन कौन है, तो पैथोजन है आपका प्रोटोजोन्स। ओके, सो प्रोटोजोन्स आपका जो है वो पैथोजन है, और यहाँ पे नेम क्या है उसका, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की भी 3 स्पीशीज है, आपका वाइवेक्स और मलेरियाई और आपका फेल्सीपेरम। उसमें जो फेल्सीपेरम है
वो सबसे ज्यादा फेटल होता है। फेटल मतलब खतरनाक। ओके, मतलब इसके बाद आपका क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। हर 3 दिन में आपको देखने के लिए मिलती है रीअकरिंग फीवर्स की। तो फैल्सीपेरम की जो स्पीशीज है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ओके, तो ये वाली याद रखना कि सबसे खतरनाक स्पीशीज कौन सी है, तो वो फैल्सीपेरम की है। हर 3 दिन में रिपीटिशन होता है फीवर का। यहाँ पे आपको फीवर, चिल्स देखने के लिए मिलते हैं। चिल्स क्या होता है, एकदम से कोई उठ के खड़ा हो गया, बहुत ज्यादा चिल्स है, कि एकदम बहुत गर्मी लग रही है, फिर एकदम से बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, दिस आर नोन एज चिल्स। लेस एपेटाइट, लेस एपेटाइट या फिर आप बोल सकते हो लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख लगना कम हो जाएगा। मस्कुलर पेन होगा बहुत ज्यादा बॉडी में। हीमोजोइन, हीमोजोइन रिलीज होगा। हीमोजोइन एक टॉक्सिन है। ये क्या होता है, आपका आरबीसी, जब मलेरिया में आरबीसी बस्ट होती है तो हीमोजोइन रिलीज होता है। ओके, तो जब आरबीसी बस्ट होती है तो एक केमिकल रिलीज होता है विच इज नोन एज हीमोजोइन, जो कि फीवर और चिल्स कॉज करता है। राइट, ये वेक्टर के थ्रू होती है। कौन सा वेक्टर, एनोफिलीज मॉस्किटो, वो भी कौन सा, फीमेल मॉस्किटो। ये वाली चीज हमेशा याद रखना, फीमेल मॉस्किटो। नाउ आपका अमोएबिएसिस, अमोएबिएसिस जो डिजीज है वो होती है प्रोटोजोन्स के थ्रू, और ये अमोएबिक डिसेंट्री भी जिसे हम बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एंटा अमोएबा हिस्टोलाइटिका। राइट, तो यहाँ पे एंटा अमोएबा, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, हिस्टोलाइटिका। ओके, सो ये स्पेलिंग लिख लेना, बुक से देख लेना करेक्ट स्पेलिंग। जैसे एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका से होती है ये वाली डिजीज। इसे अमोएबिक डिसेंट्री भी कहते थे। अमोएबिएसिस को ही अमोएबिक डिसेंट्री लिखते थे। यहाँ पे ना मिसिंग हो गया है, ये एंटामोएबा हिस्टोलिका आएगा यहाँ पे, जो आपका पैथोजन का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे आपको एक्सेसिव एब्डोमिनल पेन होगा। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। एक्सेसिव म्यूकस या फिर आप बोल सकते हो ब्लडी स्टूल्स देखने के लिए मिलते हैं। ओके, यहाँ पे, और ये वेक्टर से ट्रांसमिट होता है। हाउस फ्लाई मेनली यहाँ पे रहती है। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से क्या होता है, हाउस फ्लाई जाके ना कंटेमिनेटेड फूड और वाटर पे बैठ जाती है, फिर वहां से प्रोटोजोन का ट्रांसमिट होता है उस हाउस फ्लाई से। ओके, खाने के ऊपर जाके बैठ जाती है वो। कंटेमिनेटेड फूड आपने खाया तो आपके अंदर वहां, यहाँ पे एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका आ गया। ओके, सो फिर वो कॉज करवा रहा है, यहाँ पे फिर ब्लडी म्यूकस देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है अमोएबिएसिस में या फिर अमोएबिक डिसेंट्री में। फिर है आपका रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म फंजाई से होती है। फंजाई में आपका ट्राइकोफायोटॉन, एपिडर्मोफायोटॉन और माइक्रोस्पोरम, ये वाला जो डिजीज है ना, ये वाला रिंगवॉर्म, यहीं पे बस आधे से ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, एक इसमें और एक अमोएबिएसिस में। यहाँ पे 100% बच्चा गलती करता है। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, क्योंकि यहाँ पे आप गलती कर सकते हो और अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे तो गलती नहीं होगी जब क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ नाम याद करने हैं आपको, साइंटिफिक नेम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्केली लेशंस दिखाई देते हैं, मतलब, और वहां पे इंचिंग भी बहुत ज्यादा होगी। आपको ड्राई ड्राई पैचेस बन जाएंगे बॉडी में जिस जगह ये फंजाई इफेक्ट करेगी। ओके, यहाँ पे यूजुअली अगर आपने किसी का ऐसा कुछ कोम यूज कर लिया है जिसे पहले से ही रिंग वर्म्स हो रहे थे, तो ये वाली चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। या फिर इन्फेक्टेड सॉइल से आप आ सकते हो, इन्फेक्ट हो सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यूजिंग इन्फेक्टेड आइटम्स। ओके, नेक्स्ट इज एस्केरियसिस। एस्केरियसिस होता है एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइड से, और ये एक हेलिमेंथिक डिजीज है। यहाँ पे क्या होता है, इंडाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है, डायरिया, वॉमिटिंग देखने को मिलती है, यूजुअली होती है कंटेमिनेटेड फूड से। नेक्स्ट है आपकी फाइलेरियसिस, या फिर जिसे हम बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस आपको देखने के लिए मिलती है हेलिमेंथिक प्रोटोजोअन से, वो है आपका वाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टी और वाउचेरिया मलाई। राइट, यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। स्वेलिंग में देखो, स्वेलिंग बोल रहे हैं हम, यानी कि बस लेग्स में और स्क्रॉटम में देखने के लिए मिलती है। अगर इन्फ्लेमेशन बोलते हैं तो इन्फ्लेमेशन में ये डिफरेंस होता है और स्वेलिंग में ये डिफरेंस होता है। इन्फ्लेमेशन में आपको रेडनेस भी दिखाई देती है प्लस स्वेलिंग। ओके, तो इन्फ्लेमेशन कॉम्बिनेशन है, रेडनेस प्लस स्वेलिंग इज नोन एज इन्फ्लेमेशन, एंड स्वेलिंग इज जस्ट स्वेलिंग। ओके, जेनाइटल ऑर्गन यहाँ से इफेक्ट हो जाते हैं काफी ज्यादा, और ये वेक्टर के थ्रू, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है उसके थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पे क्यूलेक्स मॉस्किटो है और यहाँ पे एनोफिलिस है। अब यहीं पे हम डेंगू की बात कर लेते हैं। तो डेंगू जो डिजीज है वो आपका एडीज मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है। ओके, सो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है डेंगू एंड चिकनगुनिया ट्रांसमिटेड बाय, तो एडीज मॉस्किटो। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी क्या है, किसी भी पर्सन की वो एबिलिटी के वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजन से फाइट कर पाए,
उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ओके, फाइट कर पाए किससे? पैथोजन से, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो उसके अंदर आपका लाइफ टाइम पे है, बाय बर्थ है किसी भी पर्सन के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, मतलब लेते हैं, डेवलप करते हैं। इट इज लाइफ टाइम इम्यूनिटी। बाय बर्थ कौन कौन सी हो सकती है? देखो, स्किन हो सकती है, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी, फिजिकल बैरियर है आपका। ओके, फिजियोलॉजिकल हो सकती है। फिजियोलॉजिकल कौन कौन सी हो सकती है? आपका म्यूकस, जो देखने के लिए मिल रहा है आपको इंटेस्टाइन में आपकी। ओके, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, जो म्यूकस देखने के लिए मिल रहा है वो। मैक्रोफेजेस हो सकती है, मैक्रोफेजेस आपका फेगोसाइटिस की तरह वर्क करती है। ओके, यहाँ पे नेचुरल टी के सेल्स हो सकते हैं, राइट। फिर आपका के आएगा, किलर सेल। ओके, देन ये आपको देखने के लिए मिलता है। प्लस यहाँ पे आपकी मैक्रोफेजेस के साथ पीएमएनएल भी हो सकती है। ओके, सो ये आपका देखने के लिए मिलती है इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड, जो आप एक्वायर कर रहे हो, तो एक्वायर में भी दो तरीके की होगी, एक होगा प्राइमरी और एक होगा सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? देखो, एक आपकी बॉडी में ये दोनों इम्यूनिटी पहले से डेवलप नहीं थी, बाय बर्थ नहीं थी। ये किट आपकी बॉडी में, ये तो पहले से तैयार आया था किट, लेकिन ये आपकी बॉडी में बाय बर्थ नहीं थी। क्या हुआ, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले ये एक पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करा। ओके, सो बॉडी ने एक रिस्पॉन्स डेवलप करा, उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। और इसके थ्रू एक एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने बनाई। ओके, और इसको जाके किल कर दिया, राइट। तो ये जो डेवलप हुआ रिस्पॉन्स, इसको बोलेंगे प्राइमरी। उसके बाद यही पैथोजन आपकी बॉडी में दोबारा एंटर करा, सेम पैथोजन। तो अब जो रिस्पॉन्स डेवलप करेगी आपकी बॉडी, वो होगा रिस्पॉन्स सेकंड, क्योंकि एक बार ऑलरेडी बॉडी इसको देख चुकी है। मतलब ये वाले गेस्ट को, और आप इसे गेस्ट मान के समझ लो, ये वाली हमारी जो बॉडी है वो ऑलरेडी इस गेस्ट से मिल चुकी है, तो उसको पता है कि इसको कैसे मारना है। तो यहाँ पे अब आपकी बॉडी में मेमोरी डेवलप हो चुकी है। ओके, सो वही वाली बॉडी एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जल्दी। ओके, और उस वो ये जाके यहाँ पे से किल कर देगी। तो यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा स्लो होता है। ओके, और लेस इंटेंसिफाइड होता है। हाउएवर, जो आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, ये आपका बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बहुत जल्दी एंटीबॉडी डेवलप होगी। प्लस यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ये हाईली इंटेंसिफाइड होगा। ओके, इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होगी। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम आगे चल रहे हैं आपका आगे। ओके, सो इम्यूनिटी आपकी एक्टिव भी होती है एंड पैसिव भी होती है। एक्टिव पैसिव क्या है? देखो, जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यानी कि जो एंटीबॉडी डेवलप्ड हो रही है, वो दो तरीके की होती है। एक होती है एक्वायर्ड और एक होती है पैसिव। एक्वायर्ड वो जब आपकी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही है, वो है आपकी एक्वायर्ड। ओके, और पैसिव कौन सी होती है? जब आप रेडीमेड एंटीबॉडी उस जो पैथोजन आया है आपकी बॉडी में, उसको किल करने के लिए दे रहे हो। अगर ये आपकी बॉडी बना रही है तो एक्टिव, और अगर कहीं आप मार्केट से लेके आ रहे हो और फिर रेडीमेड इसको किल करने के लिए दे रहे हो एंटीबॉडी, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे एक्टिव जब बॉडी डेवलप करेगी, पैसिव जो हम रेडीमेड लेके आए। सो डेवलप ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद पैथोजन leads to production of antibody by the body, right? Develop due to ready-made antibodies are inject। रिस्पॉन्स कौन सा डेवलप होगा? इसे बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी और इसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे क्योंकि बॉडी ने खुद डेवलप करी है, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बाहर से लेके आए हैं कोई चीज, तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट होंगे। यहाँ पे स्लो होता है बहुत, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। ओके, लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन कुछ ही देर चल पाता है। ये टाइम लेता है डेवलप होने में, और ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। वैक्सीनेशन फॉर पोलियो, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, और टेटनस, एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडी
कोलेस्ट्रम यानी कि आपका जो मिल्क होता है मदर मिल्क फ्यू डेज वाला, लैक्टेशन के फ्यू डेज वाला, तो आईजीए उसमें एंटीबॉडी देखने के लिए मिलती है, तो वो भी बच्चे को बाहर से मिल रही है, तो इसको भी हम किस में रखते हैं, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे को हम बाहर से एंटीबॉडी दे रहे हैं। अब दो टर्म्स होते हैं, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, आपने बाहर से कोई भी एक इनएक्टिव या फिर वीकेंड पैथोजन एक पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करा, ओके तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्सीनेशन, ताकि एक मेमोरी डेवलप हो सके, उसको बोलेंगे हम वैक्सीनेशन, राइट। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जब आपने वैक्सीनेशन दे दिया यानी कि आपने वैक्सीन दे दी, तो अब यहाँ पे जो आपकी बॉडी एक डेवलप कर रही है रिस्पॉन्स अगेंस्ट देयर वैक्सीन, अगेंस्ट द पैथोजन, इनएक्टिव पैथोजन, उसको बोलते हैं हम इम्यूनाइजेशन। तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे वैक्सीनेशन क्या कह रहे हैं, हम हमने जो दिया एक इनएक्टिव या फिर वीकेंड पैथोजन, उसको बोल रहे हैं वैक्सीनेशन। हाउएवर इम्यूनाइजेशन क्या है कि बॉडी डेवलप कर रही है उसके अगेंस्ट, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है वैक्सीन के अगेंस्ट, या फिर आप बोल सकते हो इनएक्टिव पैथोजन के अगेंस्ट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इम्यूनाइजेशन। आई होप इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से आप क्लियर हो गई होगी। नाउ एलर्जी क्या है, एलर्जी इंपॉर्टेंट चीज, ओके। सो एलर्जी आपका वो रिस्पॉन्स है, वो एक्सरेटेड रिस्पॉन्स, मतलब हाईली वाला रिस्पॉन्स, एकदम से जो डेवलप्ड हो गया है, वो रिस्पॉन्स जो कि इम्यून सिस्टम देता है कुछ एंटीजन को देख के। जैसे कि बहुत सारे लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, मतलब अगर उन्हें कहीं ये डस्ट दिख गई तो उनकी जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा जल्दी, बहुत फास्ट, एक वास्ट तरीके से रिस्पॉन्स देगा, तो उसको बोलते हैं हम एलर्जी। किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, ओके तो बहुत सब तरीके की एलर्जी होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी से आपने सुना होगा बहुत बार। तो ये इम्यून सिस्टम जो हमारा एकदम एक्सरेटेड रिएक्शन शो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एलर्जी। अब ये बहुत सारी चीजों से होती है, आप डस्ट, पोलन ग्रेन ये एग्जाम्पल में लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे इम्यून सिस्टम में कौन कौन आता है, ओके क्योंकि हम अभी बात करें एलर्जी डेवलप होती है तो इम्यून सिस्टम से, तो इम्यून सिस्टम में कौन कौन आता है, तो इम्यून सिस्टम में आते हैं आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वाले होते हैं आपके बोन मैरो एंड थाइमस, ओके बोन मैरो एंड थाइमस, एंड सेकेंडरी में होता है आपके स्प्लीन, लिम्फोइड नोड्स, ओके आपका माल्ट और आपके पियर पैचेस, ओके। देन आपका इम्यून सेल्स होते हैं, फिर आपका एंटीबॉडीज होती है जो, और यहाँ पे आपके लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, ओके। यहाँ पे आपके जो हम लिम्फोइड ये टिश्यूज आपके अलग हो गए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स की, ओके। ये बी एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या है, तो देखो ये लिम्फोसाइट्स है, ओके ये आपके बी लिम्फोसाइट्स जो है, या बी सेल्स जिसे हम बोलते हैं, जो ये हमारे इम्यून सेल्स है, ये जो बी सेल है ये सिक्रीट करती है आपकी एंटीबॉडी को, ओके सिक्रीट एंटीबॉडी, या फिर आप बोल सकते हो यही एंटीबॉडी बनाती है। और जो टी सेल्स होते हैं ये बी सेल्स की हेल्प करते हैं, इनको ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं कि तुमको क्या करना है, ये वाला पैथोजन आना आया है और तुम्हें इस तरीके की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना है, तो हेल्प करता है, ऑर्डर करते हैं या फिर कमांड करता है कि बी सेल सिक्रिएट करेगी एंटीबॉडी, ओके। ये टी सेल्स होते हैं, और टी सेल्स 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स, लेकिन आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक हेल्पर टी सेल्स और एक नेचुरल किलर सेल। हेल्पर टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किलर सेल्स जो कि किल करते हैं, ओके मारने की कोशिश करते हैं, तो ये दीज आर किलर सेल्स। तो ये 4 तरीके के होते हैं, इतना याद रख लेना। नाउ हमारा ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसा एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, जो अपने ही बॉडी के सेल्स को हटाने लग जाता है, मतलब हमारी बॉडी के सेल्स को वो अपना नहीं मानता और उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होने लग जाता है। और इसमें हमें इंटेंस स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है, बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक इसके जो फ्यू एग्जांपल है, अर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया, आपने बहुत बार सुना होगा और मे बी आपने देखा भी होंगे गठिए के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनके क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है जहां जहां आपके जॉइंट्स होते हैं वहां पे, अर्थराइटिस में। सो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है, ओके।
आपका इसमें एडिसन्स डिजीज भी है और भी बहुत बहुत सारी आपकी ऑटोइम्यून डिजीजेस है, हालांकि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ओके, ये एकदम से अपनी बॉडी में ही जो सेल्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट आपका रिजेक्शन करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि वो अपनी बॉडी के सेल्स को अपना नहीं मानती। ओके, ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। अब बात कर रहे हैं हम एड्स की, तो देखो ये आपके 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आता है, एड्स, कैंसर, ये चीजें, और ये मलेरिया की लाइफ साइकिल को हम स्टडी करेंगे अच्छी तरीके से। ओके, और फिर इसके बाद हम कैंसर करेंगे और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा ड्रग्स कंप्लीट करने के बाद। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एड्स से। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अच्छी तरीके से इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, और एचआईवी की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दोनों की फुल फॉर्म बहुत बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। यहाँ मैंने लिखी नहीं है क्योंकि फिर इतने नोट्स हो जाएंगे, फिर आप कैसे पढ़ पाओगे, ये शॉर्ट नहीं होगा एक रिविजन। लेकिन इन दोनों की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से याद कर लेना और स्पेलिंग भी देख लेना एक बार अच्छी तरीके से। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एड्स किससे होता है, तो वो रेट्रो वायरस से होता है। यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, राइनो वायरस से क्या होता है, कॉमन कोल्ड, वो होता है राइनो वायरस। और यहाँ पे TRO है, रेट्रो, मेट्रो जैसे होता है ऐसी रेट्रो वायरस, राइट। तो रेट्रो वायरस आएगा बॉडी के अंदर एड्स में। यहाँ पे इसका वायरल प्रोटीन कोड है और अंदर का मटेरियल कौन है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ओके, ये आरएनए आया और यहाँ पे जो एनिमल सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अपना प्रोटीन कोड छोड़ेगा और जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर जा रहा है, प्रोटीन कोड बाहर रह गया। अब यहाँ पे आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल था वो अंदर आ गया, यहाँ पे जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया। देखो अभी तक हमने जो फ्रांसिस क्रिक ने आपका सेंट्रल डॉगमा दिया था, ओके, यहाँ पे मैं और भी चीजें साथ में लेके चल रही हूँ ताकि आप कुछ भी ना भूले कि किसने क्या दिया था। तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया था, सेंट्रल डॉगमा, बहुत बार पूछता है एग्जाम में सेंट्रल डॉगमा किसने दिया था। तो फ्रांसिस क्रिक ने जो सेंट्रल डॉगमा दिया था उसके अकॉर्डिंग डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन आरएनए से डीएनए बनता है ये नहीं बताया था। ओके, सो आरएनए से अगर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्स। देखो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो इसका रिवर्स हो रहा है तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। ओके, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसे क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, जो एंजाइम होगा उसे एज, मैंने आपको बताया था जब भी एंजाइम यूज हो तो उसके लिए एज वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो डीएनए से आरएनए का, सॉरी, यहाँ पे आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। अब ये जो डीएनए है ये हमारा ह्यूमन, जिसको हम एनिमल सेल कह रहे हैं, ह्यूमन को जिसको हम एनिमल सेल कह रहे हैं, यहाँ से जाके मिक्सअप हो जाएगा हमारे डीएनए के साथ। ओके, मिक्सअप हो गया, अब पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वायरल डीएनए था कौन सा हमारा डीएनए था। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, नए नए वायरल प्रोटीन आरएनए बन के तैयार होंगे। आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ओके, और ऐसे ही बहुत बहुत सारे आपके इन्फेक्टेड सेल्स बन के तैयार हो जाएंगे और आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस कॉज करेंगे। और जो आपके मैक्रोफेजेस हैं यहाँ पे, ये सारी जो HIV सेल्स हैं वो तैयार होंगे, इसीलिए हम मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री। तो क्वेश्चन आता है कि HIV फैक्ट्री कौन है, तो वो मैक्रोफेजेस है, क्योंकि ये सारा काम कहाँ चल रहा है, मैक्रोफेजेस के अंदर। ओके, यहाँ पे जब जिस पर्सन को एड्स होगा उसमें जो आपका हेल्पर T सेल्स है उनका जो नंबर है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो किल हो जाएंगे। ओके, ये चीज देखने के लिए मिलेगा, छोटी छोटी चीजों पे उसे इन्फेक्शियस कॉज हो जाएगा और ये वायरस उसका जो पूरा इम्यून सिस्टम है, उसका जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगी, बहुत डिक्रीज। ओके, ये चीज हमें देखने के लिए मिलेगी इस डिसऑर्डर में। आई होप पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ मस्कीटो, या फिर आप बोल सकते हो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे मस्कीटो आती है, वो भी कौन सी, एनोफिलीज। एनोफिलीज मस्कीटो अपने साथ स्पोरोजॉइड्स लेके आई है। ओके, सो स्पोरोजॉइड्स यहाँ पे क्या होगा, वो कट करेगी, बाइट करेगी और जितना भी उसके स्पोरोजॉइड्स है वो उस वाउंड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, आपके ब्लड में। ब्लड से ये सारे ही स्पोरोजॉइड्स कहाँ पहुंचेंगे, लिवर के पास। और लिवर में बोलेंगे यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अच्छा खाना है, यहाँ से तो हमें कहीं जाना ही नहीं है। तो ये जो स्पोरोजॉइड स्टेज है
जो एनाफिलीज देके गई है आपको, वो ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंची और लिवर में बैठ के इन्होंने बोला यहाँ तो बहुत खाना है, हर एक सेल के अंदर हम डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी। कौन सा? एसेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सेल को बर्स्ट करेगी और नेक्स्ट सेल में ट्रांसमिट होगी। अब लिवर को अच्छी तरीके से खराब करने के बाद ये पहुंचेंगे दोबारा ब्लड में। ब्लड में हमने बोला यहाँ ये जो आरबीसी है ना, क्यों ना इस पे अटैक करते हैं हम। तो ये आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे अगेन। तो अभी तो देखो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन चल रहा है, एसेक्सुअली अगेन रिप्रोड्यूस करेंगे, बर्स्ट करते रहेंगे सेल्स को और एक टॉक्सिन रिलीज करेंगे जिसका नाम है हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन जैसे रिलीज होगा तो उस पर्सन को चिल्स आएंगे। चिल्स मतलब जो भी मैंने बताया, एकदम से ठंड लगने लग जाएगी, एकदम से गर्मी, एकदम ठंड लग, फीवर साइकिल शुरू हो जाएगी। चिल्स कॉज करेगी फीवर साइकिल। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा उस पर्सन के अंदर जिसके अंदर आरबीसी बर्स्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आरबीसी बर्स्ट करने के बाद वो सेक्सुअल स्टेज डेवलप कर लेगी अपनी, यानी कि गैमीटोसाइट स्टेज, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और गैमीट एक तो नहीं होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक मेल और फीमेल। तो फीमेल वाला थोड़ा सा आपको बड़ा देखने के लिए मिल रहा होगा, ये मेल वाला डेवलप हो जाएगा। हो गए। अब यहाँ पे एनोफिलीज आएगी गैमीटोसाइट स्टेज में। छोड़ के कौन सी स्टेज गई थी? एनोफिली स्टेज। लेके कौन सी स्टेज जा रही है? गैमीटोसाइट स्टेज लेके चली जाएगी और साथ में ब्लड मील भी ले जाएगी हमारा। ओके, फिर क्या होगा? मॉस्किटो के गट के अंदर, मॉस्किटो के गट या फिर आप बोल सकते हो स्टमक, मॉस्किटो का गट या फिर आप बोल सकते हो स्टमक के अंदर ये जो फर्टिलाइजेशन है और डेवलपमेंट है वो गैमीटोसाइट का देखने के लिए मिलेगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज कहाँ मिली? मॉस्किटो के अंदर। मॉस्किटो के अंदर, गट के अंदर, स्टमक के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फुल्ली मिच्योर हो जाएंगे आपके सारे जो आपका स्पोरोजॉइड्स आप ये बोल सकते हो, तो वो सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, मतलब मॉस्किटो के माउथ में। सलाइवरी ग्लैंड में आ गए स्पोरोजॉइड जब मिच्योर हो गए और फिर अगेन किसी और पर्सन को काटेंगे और ये चलेगा। तो यहाँ पे जो एक मेन बात देखने की है वो ये है, सबसे पहले एनोफिलीस आई। एनोफिलीस ने जब बाइट किया था तो वो स्पोरोजॉइड वाली स्टेज लेके आई थी। मैं इसे बड़ा बड़ा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप कभी भूलो नहीं, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन आएगा। तो स्पोरोजॉइड की स्टेज लेके आई थी। फिर नेक्स्ट गई लिवर में। लिवर में उसने काफी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। फिर आपका ब्लड में गई, ब्लड में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद सेक्सुअल वाली स्टेज आई, लेकिन ये सेक्सुअल वाली स्टेज मॉस्किटो ले गया या ले गई, ऑब्वियसली ले गई, फीमेल मॉस्किटो है। सो ब्लड मील भी ले गई साथ में हमारा। और फिर उसके स्टमक में या फिर आप बोल सकते हो उसके गट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ मस्कीटो की गट में। एंड देन मिच्योर होने के बाद वो सलाइवरी ग्लैंड में चले गए स्पोरोजॉइड, और फिर ये अगेन साइकिल चलेगी। तो दो होस्ट की लाइफ साइकिल है, एक मॉस्किटो और एक ह्यूमन। अब आप इसको देख के, क्योंकि अभी हमने एक और बार रिवाइज कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से पता लगा पा रहे होंगे कि जितनी भी एसेक्सुअल स्टेज है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज है, वो किस में हो रही है? ह्यूमन में। और मस्कीटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, आई होप इतनी चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और ये वाला डायग्राम अच्छी तरीके से कर लेना। हैंड बना के नहीं आना है आपको, क्योंकि बच्चे सोचते हैं मैम हैंड कैसे बनाएंगे, अच्छे से नहीं बना पाएंगे। कोई बात नहीं, बस एक स्ट्रक्चर बना दो और उसको लेबल कर दो हैंड है। ओके, इतना इनफ है। बस आपको नीट एंड क्लीन लिख के आना है, लेबलिंग अच्छी तरीके से करके आनी है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप पूरा हैंड का स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करो या नहीं करो। बाकी सब चीज अच्छे से ड्रॉ होनी चाहिए। जैसे आपका ये जो सेल्स है ये क्लीन, एकदम क्लियर तरीके से ड्रॉ होनी चाहिए, तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कुछ ड्रग्स की। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ओपियोइड से। ओके, सो ये जितनी भी ड्रग्स है हम फ्लावर्स से लेते हैं, ओके, लीव्स से ले लेते हैं, कुछ फंजाई से भी लेके बनाते हैं। तो 3 ड्रग्स हम पढ़ने वाले हैं, 3-4 ड्रग्स तो मेन है। तो स्टार्टिंग की 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बात करें हम पहले ओपियोइड्स की। ओपियोइड्स जिसे हम बोलते हैं हीरोइन। ओके, ये वो वाली हीरोइन नहीं है, ये दूसरी हीरोइन है। जो ड्रग है हमारी, इसको हम स्मैक भी बोलते हैं। ओके, मॉर्फिन जो है वो आपकी सिडेटिव पेन किलर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेन किलर है आपकी मॉर्फिन। और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पॉपी प्लांट से, जिसका नाम है पापेवर सोमिनिफेरम। पापेवर सोमिनिफेरम का नाम बहुत बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्वेश्चंस इतने बनते हैं इस पे सिर्फ नाम के ऊपर। तो पॉपी प्लांट कौन है? पापेवर
सोमिनिफेरम, और हीरोइन और स्मैक भी हम इसे कहते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी एसिटाइलेशन करवाते हैं मॉर्फिन की। आई होप बहुत बार आपने एसिटाइलेशन पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, व्हाट एग्जैक्टली इज एसिटाइलेशन, राइट। सो मॉर्फिन का हम एसिटाइलेशन करवाते हैं टू एक्सट्रैक्ट मॉर्फिन। और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड आपका सीएनएस, दो जगह पे प्रेजेंट रहते हैं बॉडी के अंदर। किसके लिए? मॉर्फिन के लिए। मतलब यहाँ पे ये जाके बाइंड करते हैं और इनको इफेक्ट करते हैं। तो मॉर्फिन के जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ है? सीएनएस यानी कि आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है वो मॉर्फिन का है। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में, क्योंकि इस बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो स्ट्रक्चर के लिए याद कर लेना। यहाँ पे ऐसे ओ दे रखे हैं, एक बेंजीन रिंग है, ओके, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। जस्ट इतना इनफ याद कर लोगे, क्योंकि सिर्फ दो स्ट्रक्चर है आपके एनसीईआरटी में, एक मॉर्फिन का और एक कैनाबिनॉइड्स का। तो इससे याद हो जाएगा, एक साइक्लिक रिंग और यहाँ पे एक नाइट्रोजन का, ऐसे आपके 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ऐसे करके याद कर लोगे ऑक्सीजन के एटम है, तो सही हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो बस इतना डिफरेंशिएट करना आना चाहिए अच्छी तरीके से, मॉर्फिन का कौन सा है, कैनाबिनॉइड का कौन सा है, ओके। फिर यहाँ पे जो आपका हीरोइन है या फिर स्मैक है, इसको हम डीएसिटाइलेशन मॉर्फिन, लाइक इसका केमिकल नेम है। और यहाँ पे कैसा होता है, व्हाइट होता है, ओडोर लेस होता है, कोई ओडोर नहीं आती, कलर लेस होता है और बिटर होता है, और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो यहाँ पे ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए ओपियोइड्स के लिए, या फिर आप बोल सकते हो मॉर्फिन। मॉर्फिन एक अच्छा पेन किलर भी है, सो मॉर्फिन के लिए आता है क्वेश्चन, तो एक अच्छा पेन किलर, या फिर आप बोल सकते हो सिडेटिव पेन किलर भी है, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कैनाबिनॉइड्स। सो कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। तो कैनाबिनॉइड्स के स्ट्रक्चर में भी एक साइक्लिक रिंग है, ओके। कैनाबिनॉइड्स के स्ट्रक्चर में भी एक साइक्लिक रिंग है, और यहाँ पे आपको 2 OH के मॉलिक्यूल देखने के लिए मिल रहे हैं, एक साइक्लिक रिंग और 2 OH के मॉलिक्यूल। तो इससे आप याद कर सकते हो कैनाबिनॉइड्स है। हाउएवर कैनाबिनॉइड्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कैनाबिनस सैटिवा से, और यहाँ पे जो कैनाबिनस सैटिवा से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे कि मरजूस, ओके, गांजा, चरस, बहुत बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कभी इसके लेटेक्स वाले पार्ट को ले लेते हैं, कभी इसके लीफ वाले पार्ट को ले लेते हैं, कभी स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, बहुत सारे चीजों को मिक्स करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ओके। सो कैनाबिनॉइड्स आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं, और इसके जो रिसेप्टर्स रहते हैं वो हमारे बेसिकली ब्रेन में रहते हैं। तो इसके रिसेप्टर्स कहाँ है? ब्रेन के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्पोर्ट्समैन इसका गलत यूज करते हैं ताकि एनर्जी इंक्रीज कर सके अपने अंदर, लाइक अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव बना सके। तो इसके लिए हम डोप टेस्ट करते हैं ताकि पता लगा सके कि क्या कहीं किसी स्पोर्ट्समैन ने आपका या एथलीट ने कोई कैनाबिनॉइड्स तो नहीं ले रखा, ओके। यहाँ पे इफेक्ट करता है आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, तो हार्ट रेट और हार्ट बीट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, ओके, ताकि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे। नेक्स्ट इज कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड्स यहाँ पे हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं लीव से और यंग ब्रांचेस से, किसकी? इरिथ्रोजाइलम कोका की, ओके। इरिथ्रोजाइलम कोका एक साउथ अमेरिकन प्लांट है। यहाँ पे ये आपका सीएनएस से बाइंड करता है, यानी कि इसके रिसेप्टर सीएनएस पे होते हैं, और ये आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर से जो डोपामिन रिलीज होता है उसमें इंटरफेयर करता है, उसके ट्रांसपोर्ट पे, ओके। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर से ये इफेक्ट कॉज करेगा। मेनली इसका जो काम है, मेनली जो इसका रिसेप्टर है वो कहाँ है? सीएनएस में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ओके। नेक्स्ट इज टोबैको। टोबैको को हम ऑब्वियसली टोबैको प्लांट से लेते हैं, इसे याद करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसे हम स्मोक च्यूट कर सकते हैं। इसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं निकोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। निकोटीन को हम क्या करते हैं, निकोटीन क्या करता है, आपका स्टिम्युलेट कर देता है एड्रीनल ग्लैंड को, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और आपका हार्ट रेट, ये हार्ट में टी आएगा यहाँ पे, हियर रेट नहीं है, इट्स हार्ट रेट एंड हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं, और ओरल कैंसर हो जाता है, ओके। नेक्स्ट इज हेल्यूसिनोजन। हेल्यूसिनोजन ये वो ड्रग्स है जिनके अंदर हेल्यूसिनोजन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अट्रोपा बेलोडोनम, अट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा स्पीशीज कुछ, और आपका LSD, इट इज लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, जो कि हम क्लेविसेप्स पुरपुरी से लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये फंगस है,
ओके ये फंजाई से हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ड्रग, बाकी सब हमने लीव से लिया, प्लांट से लिया, फ्लावर से, लेटेक्स यूज करके एक्सट्रैक्ट करके बना रहे हैं, बट ये हमने कहाँ से लिया? फंजाई से। ओके सो यहाँ पे हेलुसिनोजेनिक ड्रग जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंसान को लगता है वो दूसरी दुनिया में है। ओके सो एकदम वो भूल जाता है कि मैं कहाँ हूँ एग्जैक्टली, वो दूसरी दुनिया पहुंच जाता है। तो ये वो वाले ड्रग्स है एंड इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ट्रोपाबेलाडोना, Sura and LSD, which is lysergic acidic diethylamide, right? यहाँ पे जो ड्रग्स हैं ये आपका इफेक्ट कॉज करते हैं सेरिब्रम में एंड सेंस ऑर्गन में। सेंस ऑर्गन कौन से हो सकते हैं? आपके नोज, ईयर, आईज, ये सारे हो सकते हैं आपके सेंस ऑर्गन। ओके अब बात करते हैं कैंसर की, और कैंसर हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि हमें अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। कैंसर में इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कैंसर में से। सो कैंसर क्या होता है? मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज है जो कि आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन होता है, ओके विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब देखो सेल डिविजन का मतलब क्या होता है? एक सेल से दो बने, ठीक है, दो से आपके चार बन गए, ओके लेकिन यहाँ पे फंक्शन नहीं मिला किसी भी सेल को, तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन किसी भी सेल को फंक्शन नहीं मिला है, तो वो सिर्फ ग्रो करते जा रहा है और एक ट्यूमर कॉज कर रहा है। इसको बोलते हैं कैंसर। कैंसर में आपको रिपीटेडली डिविजन देखने के लिए मिलता है, वो भी कैसा? अनकंट्रोल। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आप इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं दे रहे हो, वो खुद ब खुद ग्रोथ उनकी हो रही है। कैंसर सेल के पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? जैसे यहाँ पे अगर सेल्स ग्रो कर रहे हैं तो वो यहीं पे आराम से ऐसे ग्रो करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? वो आसपास की सेल्स को भूल जाते हैं और कहीं पे भी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कंटिन्यूअसली सेल ग्रोथ करने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये रिपीटेड आपका बन के तैयार हो जाता है एक मास सेल का, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर, राइट? तो ट्यूमर भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मेलिग्नेंट। बिनाइन जो होता है वो आपका हल्का फुल्का होता है, मेलिग्नेंट मतलब जो आपका फेटल होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो ज्यादा डेंजरस है। ओके तो दो जो ज्यादा डेंजरस है इट इज फेटल। बिनाइन वाले कैसे होते हैं? जो एक ओरिजिनल पोजीशन होती है, जैसे अगर हैंड में हुआ है तो हैंड में ही रहेगा, कहीं और मूव नहीं करेगा। लेकिन आपको मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या देखने को मिला है? आज हैंड में है, कल लेग में है, फिर स्टमक में है, आपका मूव कर रहे हैं, एक जगह फिक्स नहीं है। ओके सो यहाँ पे पहचानना, उसकी सर्जरी करना बहुत ज्यादा टफ है। और बिनाइन ट्यूमर इजी होता है और एक ही कॉन्फाइंड रहता है एक ही पोजीशन पे, ये स्प्रेड नहीं होता, डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और लिटिल डैमेज कॉज करता है। हाइवर मेलिग्नेंट वाला बहुत सारे डैमेज कॉज करता है, ये आपका बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करता है, इन्वेट करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह और पूरे बॉडी में स्प्रेड होता रहता है, नॉर्मल टिश्यू को हार्म करता रहता है। यहाँ पे क्या करता है ये देखो, अब जब रिपीटेड डिवीजन होगा आपका एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे जब होगा सेल्स, तो ये जो आसपास के सेल्स है ना इनको भी खराब करेगा और यहाँ से इसका न्यूट्रिशन छीन छीन के, मतलब ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता जाएगा। ओके सो इसको ये जो चीज हमें देखने के लिए मिल रही है कि सेल्स स्लाउट हो रहे हैं और सच ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइड, एक से छोड़ के दूसरी जगह जाएगा और दूसरे का लाइक आपका उससे न्यूट्रिशन लेगा और एक जगह टिक्का नहीं रहेगा, अलग जहां जाएगा वहां पे स्टार्ट कर रहा है एक न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन। ये आपके कैंसर की प्रॉपर्टी है, कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। ओके तो मेटास्टेसिस क्या है? सेल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और वहीं जाके नए नए ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा, इट इज नोन एज मेटास्टेसिस। और ये प्रॉपर्टी है आपके मेलिग्नेंट ट्यूमर की, बिनाइन ट्यूमर में आपको देखने के लिए नहीं मिलता, या फिर आप इसे बोल सकते हो कैंसर सेल्स की भी ये प्रॉपर्टी है कि वो मेटास्टेसिस शो करते हैं। और एक प्रॉपर्टी जो नहीं होती आपके कैंसर सेल के पास, वो है आपकी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। ओके तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब कि वो एक कंटिन्यूअसली एक सही फॉर्म में ग्रो करे, तो वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली चीज वो लॉस्ट कर चुके हैं कैंसर सेल। ओके ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं ये जो वायरसेस होते हैं ये कौन कौन से वायरसेस हैं? तो ये ऑन्कोजेनिक वायरस है जो कि कॉजिंग वायरल ऑन्कोजीन्स। ओके तो ये ऑन्कोजेनिक वायरस ये कैंसर कॉजिंग वायरस है जो कि कैंसर कॉज करते हैं। अब यहाँ पे कैंसर कौन कौन से होते हैं आपके, कौन कौन कॉज करता है कैंसर? तो कैंसर तो देखो कौन कौन कॉज करता है, ये आपके फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं और आपके केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं जो कि कैंसर कॉज करवाते हैं?
जो एजेंट क्या कॉज कर रहे हैं कैंसर, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस। ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स है उन्हें कैंसरस सेल या फिर जिसे आप बोल सकते हो नियोप्लास्टिक सेल्स उसमें डेवलप कर देते हैं, और ये एजेंट को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल वाले को हम, फिजिकल में कौन कौन आते हैं? एक्स रेज, गामा रेज, नॉन आयोनाइजिक रेडिएशंस जैसे कि आपकी यूवी रेज। केमिकल एजेंट्स में कौन कौन से आते हैं? सिगरेट स्मोकिंग, बेंजोपाइरीन, ओके। और आपका बायोलॉजिकल एजेंट्स में कौन कौन से आते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल एजेंट्स में जैसे कि आपके नॉन ऑनकोजेनिक वायरस। ऑनकोजेनिक वायरस क्या होते हैं? यहाँ पे जो नॉर्मल सेल है ना उसे ये एक्टिवेट कर देंगे। पहले तो ये एकदम नॉर्मल फॉर्म में थे, एक्टिवेट कर देंगे इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में, और ये कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन्स, और कैंसर कॉज कर पाएंगे। यहाँ पे आप कैंसर को बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। एक टेस्ट होता है ब्लड एंड बोन मेरो टेस्ट, तो इससे जो आपका WBC वाला, ल्यूकेमिया वाला कैंसर है वो डिटेक्ट हो जाएगा। ये डिटेक्ट कर लेते हैं हम कि हाँ WBC वाला आपका कैंसर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। तो ब्लड एंड बोन मेरो टेस्ट से। नेक्स्ट है आपका हिस्टोपैथोलॉजिक या फिर आप बोलते हैं बायोप्सी। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बायोप्सी करके पूछता है कि बायोप्सी में क्या करते हैं, तो बायोप्सी में एक छोटा सा पीस कट कर लेते हैं आपकी स्किन का, या जहाँ पे भी इन्फेक्टेड आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे इन्फेक्शन है, तो सस्पेक्टेड टिश्यू का एक छोटा सा पीस कट कर लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं क्या इसके अंदर आपका मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें चेक करी जाती है। रेडियोग्राफी में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ पे हम एक्सरे यूज करते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर पाए इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर, तो इसलिए हम रेडियोग्राफी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी और कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें हम सीटी की शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म अच्छी तरीके से याद कर देना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ पे हम एक्सरे यूज करते हैं ताकि हम एक 3 डायमेंशनल जो हमारा लाइक 3D स्ट्रक्चर, HD स्ट्रक्चर अब आ गए, तो उसका एक इमेज ले पाए, और बहुत अच्छी एडवांस है ये रेडियोग्राफी की भी। तो इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को लाइक सस्पेक्टेड टिश्यू को देख पाए। ओके, फिर है आपका रेजोनेंस इमेजिनिंग। ओके, सो रेजोनेंस इमेजिनिंग में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ पे हम MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? नॉन आयोनाइजिक रेडिएशन और जो आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स है उनको यूज करते हैं ताकि हम पता लगा पाए जो सस्पेक्टेड टिश्यू है कि उसमें कैंसर है या नहीं है। ओके, सो ये डिटेक्शन के लिए, टेस्ट के लिए हम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। फिर है आपका F विच इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन जो आपका कैंसर एंटीजन है उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी हम डेवलप करवा के देखेंगे, अगर एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बन रही है तो हाँ हम सर्टेन, लेकिन ये हर कैंसर के लिए नहीं है, कुछ सर्टेन कैंसर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ओके, नेक्स्ट इज कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर ट्रीटमेंट आपका सर्जिकल भी होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन सर्जरी अक्सर फेल्स हो जाती है, लेकिन हम सर्जरी को भी यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं कुछ कुछ डॉक्टर्स के सर्जरी से आपका क्या होगा? कैंसर ठीक हो जाता है, करवाते हैं लोग। ओके, कैंसर पेशेंट। फिर आपका रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, बहुत दर्द वाली दो थेरेपीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है? हम रेडिएशन देते हैं ऑब्वियसली, और यहाँ पे जो नॉर्मल सेल्स है उसका लाइक प्रॉपर हम केयर करेंगे, और उसको देखते हुए जो आपका लीथल जो ट्यूमर सेल्स है सिर्फ उसको रेडिएशन देंगे, लेकिन ये बहुत पेनफुल होती है। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं? जो कैंसरस सेल है उसको केमिकल ड्रग्स के थ्रू हम मारना चाहेंगे, तो लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। हेयर लॉस, एनीमिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, एक्सेसिव वेट लॉस ओके देखने के लिए मिलता है हमें कैंसर में कीमोथेरेपी के अंदर। तो आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। लास्ट इज इम्यूनोथेरेपी। और इम्यूनोथेरेपी में क्या है? हम क्या करते हैं? आपका उस पेशेंट को, जैसे कैंसर है, कैंसर पेशेंट को हम यहाँ पे मॉडिफायर देते हैं। मॉडिफायर जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन, वो हम पेशेंट को बाहर से देते हैं एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स डेवलप करवाने के लिए, ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ब खुद ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोथेरेपी। नाम से पता चल रहा है इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी हम उसको बोलते हैं। तो आई होप इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो आपके। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे डे 7 में, जहां पे हम स्टडी करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की।
रिवाइज करेंगे उसको अच्छी तरीके से। अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन